हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम कर रहे थे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपकी पिछली वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और जिसका सही आंसर किया है मनीष मीना जी ने। और साथ ही साथ उन्होंने इसके अन्य नाम भी बता दिए हैं जो कि स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारी आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत डैश ने दिया है। ठीक है, आपको बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नंबर 1 पावलो या स्किनर या थॉर्नडाइक या फिर कॉलर। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। अगर आप इसका सही आंसर देते हैं तो आपके कमेंट नेक्स्ट वीडियो में जरूर शो किया जाएगा, तो प्लीज़ आप आंसर जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारी आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का क्वेश्चन है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है। तो वह मापनी है अनुपात मापनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो है डी, यानी कि ये मापनी जो अनुपात मापनी है इसमें सर्वाधिक परिमार्जित मापन किया जाता है और साथ ही साथ इसमें परम शून्य भी निहित रहता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश में होता है। तो हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण है ये होता है परम अहम में। ठीक है, परा अहम जिसे बोलते हैं, परम अहम या फिर सुपर ईगो। जो सिगमंड फ्राइड थे इन्होंने मन के कुल 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, और इसके साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व के जो अंग बताए थे वो थे इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब ये जो सुपर ईगो है इसके साथ जो जुड़ा हुआ मन होता है वो है चेतन मन, जो कि नैतिकता के नियम पर काम करता है। ये आपको याद रखना, और ये होता है 1/10। और आपको ये भी याद रखना है साथ ही साथ कि इन्होंने मन की जो तुलना की थी वो एक बर्फ के टुकड़े से की थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि चेतन मन जो होता है वो 90% वो अचेतन मन जो होता है वो 90% होता है, और जो चेतन मन होता है वो 10% होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं इन्होंने मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की बताई है। एक बताई है जिजीविसा, दूसरी बताई है मुर्मुषा। ठीक है, जिजीविसा को इन्होंने बोला एरोस और मुर्मुषा को इन्होंने बोला थैनाटोस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये बोला है वॉटसन ने। व्यवहारवाद के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं वॉटसन, और वॉटसन ने जो प्रयोग किए थे वो अपने 11 माह के बालक पर किए थे जिसका नाम था अल्बर्ट, और इन्होंने प्रयोग किए थे जो उद्दीपक यूज़ किया था वो था खरगोश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित होने के लिए उद्दीपक को तीव्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो है ए, यानी उद्दीपक तीव्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो छात्र में जो रुचि उत्पन्न करने की कला है वो है प्रेरणा, यानी कि डी। ठीक है, अब देखिए जो प्रेरणा है इसे हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, और जो कि लैटिन भाषा के शब्द मोटिव से बना है जिसका अर्थ होता है टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फ्राइड के अनुसार, तो फ्राइड ने बोला था विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मरण से अलग किया जाता है। ठीक है, ये जो बात बोली थी ये बोली थी सिगमंड फ्राइड ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो जो SOR है
ये प्रस्तावित किया गया था वाटसन के द्वारा, ठीक है, जो कि कहलाते हैं व्यवहारवाद के जनक। और आपको वाटसन से कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि वाटसन ने दी थी बहादुरसन विधि, ठीक है। इन्होंने बताया कि मानसिक क्रियाओं का जो बाहरी रूप है उसे हम कहते हैं व्यवहार, ठीक है। और इससे इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी, इसलिए ये कहलाते हैं व्यवहारवाद के जनक। इन्होंने जो अंतर्दर्शन विधि थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अब देखो, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है रुचि, यानी कि हमें अगर किसी चीज़ में रुचि है तभी हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, नहीं तो हम उससे क्या कर देते हैं, इग्नोर, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है कि हम जिसमें रुचि लेते हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है सी, यानी कि रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो एक परिस्थिति में लिया गया ज्ञान अगर आपको दूसरी परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सीखने में स्थानांतरण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी। तो ये जो अधिगम स्थानांतरण होता है ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक का मतलब है कि पहले आपने कोई ज्ञान लिया है, अगर वो आपके नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है तो हम उसे कह देते हैं सकारात्मक। अगर वो बाधा पहुंचाता है तो हम उसे कह देते हैं नकारात्मक। अगर वो किसी तरीके की ना ही तो सहायता करता है और ना ही किसी तरीके की बाधा पहुंचाता है तो उसे हम कह देते हैं शून्य स्थानांतरण, ठीक है। तो इसका हो गया वी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा हमारे व्यवहार में आने वाला परिवर्तन कहलाता है सीखना, ठीक है, यानी कि अधिगम, लर्निंग। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो वो आकृतियाँ, ठीक है, वो रेखा चित्र जिनको स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं स्तंभाकृति, ठीक है। स्तंभ से आप याद रख लीजिए स्तंभाकृति, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अब यहाँ पे शब्द आया अधिकतम, तो होगा किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था में जो बालक होता है उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। और आपको याद रखना है, अगर अधिकतम की जगह आ जाए उच्चतम तब भी होता है किशोर अवस्था, लेकिन अगर वहीं आ जाए तीव्रतम विकास होता है बुद्धि का तो वो होता है शैशव अवस्था में, ठीक है। तीव्र होता है शैशव अवस्था में, उच्च होता है किशोर अवस्था में और अधिकतम किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो जो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वो होता है मूल प्रवृत्ति पर। और ये जो मूल प्रवृत्ति शब्द था, ठीक है, इसका जो प्रत्यय था इसका प्रयोग किया था पहली बार विलियम जेम्स ने। लेकिन मूल प्रवृत्ति के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनके साथ जुड़ी हुई 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मूल प्रवृत्ति का जनक। तो इसका जो आंसर सही है वो है ए, यानी कि मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉहलर ने प्रयोग किया। तो जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत था इसमें कॉहलर ने प्रयोग किए थे बनमानुस पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि बनमानुस। और उस बनमानुस का नाम था सुल्तान, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रख लीजिए, इसके साथ जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इससे जुड़े हुए लोग हैं कॉहलर, काफ्का और वर्दीमर, ठीक है। वर्दीमर ने ये 1912 में प्रयोग किया था, ये सिद्धांत दिया था। और जो साथ में थे कॉहलर, उन्होंने 1900, इसमें 4 और जोड़ दीजिए, यानी कि 1916 में इन्होंने इस पर प्रयोग किया था। और काफ्का की जो बुक आई थी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट वो आई थी 1920 में, ठीक है। ये चीज़ इससे याद रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है,
5 फिनोमिना। ये जो 5 फिनोमिना का कंसेप्ट दिया था, ये भी दिया था बर्दिमर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना कब दिया था, 1912 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी होंगे। तो यह आवश्यक नहीं होता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बालक हैं वो सृजनशील हों। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है ए। वैसे तो बुद्धि और सृजनशीलता में एक सह संबंध होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से हमेशा अलग रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ए, यानी कि सृजनशीलता। आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।